तो हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 21 यूनिट 5 11th को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले 2 वीडियोस में आपको बताया कि किस तरह से मैंने ये कहा है कि ये 3 क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो जनरली किस किस सेक्शन से आते हैं। तो उस तरह से हमने इस चैप्टर को समझने की कोशिश की है, जो पुराने जो पेपर्स होते हैं उसके बेसिस के हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली इज़ लाइकली टू हैपन। अब इधर देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम जो रिमेनिंग पार्ट करेंगे वो सेंसरी ऑर्गन्स पे, आई और ईयर। तो मेन क्वेश्चन किस पे आएगा? आई और ईयर पे। और ये नोज, ये जो नया पार्ट आया है इसको जरूर पढ़िएगा आप। ये सेंस ऑर्गन्स में जो नोज है इसको जरूर पढ़िए, दिस इज समथिंग न्यू इन दी एनसीईआरटी। और आई और ईयर, तो इसमें हमें पता है कि एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो जो मैंने आपको कहा कि एक देखिए, अगर हम पहले नोज की बात करें तो नोज में ये जो आपकी नॉस्ट्रिल है, ये जो नॉस्ट्रिल है इसमें अगर मैं नेजल कैविटी के अंदर जाऊं तो हायर अप यहां कहीं पे ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, और इसे आप ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी कह सकते हैं। और इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में अगर आप ये देखेंगे बड़े ध्यान से तो ये इस तरह से आपको रिसेप्टर सेल्स दिखाई देंगे। तो मैं 2 रिसेप्टर सेल्स बना देता हूं। ये मैं बना रहा हूं बाइपोलर न्यूरॉन्स। आप जानते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स एक तो रेटिना में मिलता है और एक आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलता है। ये मैंने बनाए सपोर्टिंग सेल्स। तो ये इसके क्या हैं? सपोर्टिंग सेल्स हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर कहीं पर बेसल सेल्स होंगे जो इसको रीजनरेट कर सकते हैं। और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना रहा हूँ मैं, दिस इज़ अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड जिसे आप बोमेंस ग्लैंड कहते हैं। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, 4 चीज़ें मैंने बनाई। ये जो आपके रिसेप्टर सेल्स बनाए इनको हमने कहा बाइपोलर न्यूरॉन्स। देखिए ये दूसरी जगह है जहाँ बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलता है। इसको सपोर्ट करने के लिए ये हमने कहा सपोर्टिंग सेल्स। और ये मैंने कहा बोमेंस ग्लैंड, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और ये मैंने आपसे कहा बेसल सेल, ये रीजनरेट कर सकते हैं इन सेल्स को। तो खैर ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए इधर से ये नेजल कैविटी है, यहाँ से जो भी चीज़ आप स्मेल कर सकते हैं, जो भी ओडोरीफेरस चीज़ है वो पहले डिसॉल्व होनी चाहिए फ्लूइड में। वो फ्लूइड बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, बोमेंस कैप्सूल नहीं, ठीक है। तो कौन करता है? बोमेंस ग्लैंड करता है उसको। जब तक आप किसी चीज़ में फ्लूइड में डिसॉल्व नहीं करेंगे आप स्मेल नहीं कर सकते। स्मेल की जो सेंसेशन है वो ऑल्फैक्शन है। और देखिए ये जो न्यूरॉन्स है ये यहाँ पर ये आफरेंट न्यूरॉन्स बनेंगे ऑल्फैक्टरी नर्व की, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 1 है, इसे आपने कहा ऑल्फैक्टरी नर्व। और ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व के आफरेंट न्यूरॉन्स है ये जाएंगे ऑप्टिक लोब में। और ऑप्टिक लोब इज एन एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है आ सकता है एंट्रेंस में, इसको याद रखिएगा। और वहां पर ये इंपल्स लेके जाते हैं और वहां पर ये जो ऑप्टिक लोब है ये स्मेल को पहचानने में मदद करता है। सो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको पहला कंसेप्ट बता दिया। अब देखिए आई के बारे में आप सबको पता है। देखिए आई में सिंपल क्वेश्चन आएगा तो एनाटॉमी पे आएगा। आपसे पूछेंगे 3 लेयर्स हैं आई की, तो सबसे बाहर कौन सी है? पीछे स्क्लेरा। स्क्लेरा के आगे क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है? रिफ्रैक्शन। कॉर्निया क्यों नहीं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, क्यों रिजेक्ट नहीं होते? एवास्कुलैरिटी। तो ये बाहर की लेयर हो गई। पोस्टीरियरली आपने क्या कहा? स्क्लेरा। चलिए मैं तेजी से डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। थोड़ा सा जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने ये कहा कि आई बॉल में 3 कंसेंट्रिक लेयर है। पोस्टीरियरली आपने इसे कहा स्क्लेरा, और ये एंटीरियर कॉन्वेक्स बल्ज हो गया, इसे आपने कहा कॉर्निया। तो देखिए ये मैंने एक लेयर बनाई जिसे पीछे मैंने कहा स्क्लेरा, आगे कहा कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टरी है, वो ट्रांसप्लांट रिजेक्ट नहीं होता। ये स्क्लेरा प्रोटेक्टिव है। इसके अंदर आपने कहा यूविया। यूविया में सबसे पीछे कोरॉइड। कोरॉइड बहुत वास्कुलर है, बहुत पिगमेंटेड है, ब्लैक है बिल्कुल, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को प्रिवेंट करती है आई के अंदर। ये कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है। यहाँ पर ये स्मूथ मसल की सीलियरी बॉडी जो कि एकोमोडेशन में इस्तेमाल होगी। और सबसे आगे आयरिस,
आई का कलर देती है, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये बीच में जो प्यूपिल है इसके साइज़ को रेगुलेट करती है, इस ओपनिंग को प्यूपिल कहते हैं। तो 2 लेयर हो गई, सबसे अंदर एंटीरियर वेवी पार्ट एंड पोस्टीरियरली नॉन वेवी पार्ट, दिस इज रेटिना, ये इमेज फॉर्मिंग लेयर है। और रेटिना में 10 लेयर्स होती हैं आपकी एनसीईआरटी में। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कीजिएगा। इधर देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, लेट मी शो यू एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। इधर देखिए किधर गया, वो आपसे पूछेंगे कि सेल्स का बेसिकली जितने भी सेल्स हैं उनकी क्या सीक्वेंस है। तो हॉरिजॉन्टल सेल आपका, से फॉर एग्जांपल फोटो रिसेप्टर सेल ये रहा। सो देयर आर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। ये रेटिना के खुद के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व सबसे अंदर होती है। तो ऑप्टिक नर्व को अगर बाहर निकलना होगा तो एक ऑप्टिक डिस्क बनेगी या ब्लाइंड स्पॉट बनेगा जहां पर रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते। इसके ऊपर जो एक एरिया आपको बीच में दिखाई देगा, इसे मैकुला लूटिया कहते हैं। यहां पर केवल कोन्स हैं। कोन्स फोटोपिक विजन में इन्वॉल्व है। फोटोपिक विजन में विजुअल एक्विटी हाई होती है। और इसके बीच में एक पॉइंट है जिसे कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, जहां पर विजुअल एक्विटी हाईएस्ट है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फोविया सेंट्रलिस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ऑप्टिक डिस्क और व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट। और देखिए, ये मैंने एक और कॉमन क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये लेंस है। लेंस सस्पेंडेड है सीलियरी बॉडी से और इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इस पार्ट में भरा हुआ है विट्रियस ह्यूमर, यहां पर भरा हुआ है एक्वस ह्यूमर, जो कि सिक्रीट करती है सीलियरी बॉडी। इस पोस्टीरियर चेंबर में आता है, फिर एंटीरियर चेंबर में जाता है और कैनाल ऑफ श्लेम से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। दिस इज हाउ द एक्वस ह्यूमर एक्चुअली सर्कुलेट्स। तो 2 फ्लूइड आपको समझ में आ गई, एक विट्रियस ह्यूमर, एक एक्वस ह्यूमर। तो ये एक मैंने जनरल एनाटमी आपको बताई आपके ह्यूमन आई की। तो अगर हम आपकी एनसीईआरटी में देखें तो देखिए, ये सारे के सारे टर्म्स देखिए, जो भी टर्म्स यहां पर लिखा है देखिए ध्यान से। स्क्लेरा क्या है, कॉर्निया क्या है, कोरोइड क्या है, इधर देखिए सीलियरी बॉडी क्या है, स्मूथ मसल है, एकोमोडेशन में इन्वॉल्व हो रही है। आइरिस मैंने आपको बताया साइज ऑफ द प्यूपिल को रेगुलेट कर रही है, शटर का काम करती है। प्यूपिल के थ्रू लाइट जा रही है, लेकिन कितनी लाइट जाएगी ये आइरिस डिसाइड करता है। क्रिस्टलाइन इलास्टिक प्रोटीन्स, इसका बना हुआ है लेंस। फिर देखिए रेटिना में फिर मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल की सीक्वेंस। फिर रॉड्स एंड कोन्स में फोटोपिक और स्कोटोपिक विजन। फोटोपिक विजन इन ब्राइट लाइट जो कि फंक्शन है कोन्स का। स्कोटोपिक विजन इन डिम लाइट जो कि फंक्शंस है रॉड्स का। यहां पर ये दिया हुआ है। फिर ये आप देखिए ऑप्टिक नर्व, यहां ब्लाइंड स्पॉट और फोविया सेंट्रलिस। और इधर देखिए एक्वस चेंबर एंड विट्रियस चेंबर जिसमें ये फ्लूइड भरी हुई है। सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में यहां पर दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ विजन। सो मैकेनिज्म ऑफ विजन में एक बात याद रखिएगा बड़े ध्यान से कि देखिए, 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो यह है कि जिस टाइम पर आप किसी ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो अगर आपको उसको रेटिना पे फोकस रखना है तो लेंस की शेप को चेंज करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे आप पास ला रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा इसको। तो मैंने ये कहा कि जब आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी। सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स की पुल कम होती है तो लेंस ज़्यादा स्फेरिकल, ज़्यादा रिफ्रैक्टरी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आप इस पास लाने वाली चीज़ को क्या कर सकते हैं, रेटिना पे फोकस्ड रख सकते हैं। इसे आप नियर एकोमोडेशन कहेंगे। दूर लेके जाएंगे तो उल्टा होगा। सो इतनी बात समझ में आ गई। एक हो गया नियर एकोमोडेशन, एक हो गया फार एकोमोडेशन। मतलब ये हुआ कि जब आप ऑब्जेक्ट को दूर या पास ला रहे हैं तो आपकी लेंस में क्या चेंज आ रहा है। ये काम किसकी वजह से हो रहा है, सीलियरी बॉडी की वजह से, जो इसमें पुल जो है सस्पेंसरी लिगामेंट की बढ़ रही है या घट रही है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। इसे हमने क्या कहा कि ये एकोमोडेशन फंक्शन है। क्या है, एकोमोडेशन फंक्शन। फिर बात होती है एक एडेप्टेशन की। तो एक एडेप्टेशन आपकी आई में आता है जब आप डार्क से लाइट में आते हैं और एक जब लाइट से डार्क में जाते हैं। तो जिस टाइम पर आप लाइट से डार्क में जाते हैं तो शुरू में आपको कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि आंख की सेंसिटिविटी बहुत कम है। ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। आंख की सेंसिटिविटी कम है, इसका मतलब क्योंकि पहले से ही बहुत लाइट है तो आंख को सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सेंसिटिव आंख तब कहते हैं जब कम लाइट में भी वो इमेज बना पाए। ये सेंसिटिविटी रोडॉप्सिन की वजह से बनती है। तो रॉड्स में जो रेटिनल है,
देखिए जो स्टोर होता है विटामिन ए रेटिनॉल की फॉर्म में, अल्कोहल, फिर वो बनता है रेटिनल जो कि एल्डिहाइड है। ये रेटिनल जुड़ता है एक प्रोटीन से, इस प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन। ये प्रोटीन ऑप्सिन जो है ये बेसिकली जो रॉड्स हैं इसमें स्कोटॉप्सिन कहेंगे, और स्कोटॉप्सिन और रेटिनल के जुड़ने से क्या बनेगा, रेडॉप्सिन। तो मैं ये रेडॉप्सिन और रेटिनॉल की साइकिल यहां पर ड्रॉ करता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिस टाइम आप एक लाइटेड रूम से किस में जा रहे हैं, डार्क रूम में जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में, आपकी आंख में क्या चेंज आता है, इसमें रॉड्स इस्तेमाल होंगे। तो स्कोटॉपिक विजन है, स्कोटॉपिक विजन किसका फंक्शन है, रॉड्स का। तो ध्यान से देखिए यहां पर हमने ये कहा कि रेटिनॉल है, क्या है, रेटिनॉल। ये रेटिनॉल किस में कन्वर्ट होगा, रेटिनल। ये एल्डिहाइड है, ये जुड़ेगा किससे, ऑप्सिन से। इस ऑप्सिन को हम क्या कह रहे हैं, स्कोटॉप्सिन। देखिए कोन्स में इसे कहेंगे फोटॉप्सिन, कोन्स में क्या कहेंगे, फोटॉप्सिन। और ये दोनों मिलकर के विजुअल पर्पल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन। और क्योंकि इस रोडोप्सिन के बनने में टाइम लगेगा तो इमीडिएटली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन रोडोप्सिन की वजह से आपकी आंख की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी और आप कम लाइट में भी इमेज बना पाएंगे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा प्यूपिल डायलेट होगा, प्यूपिल डायलेट होगा ताकि ज़्यादा लाइट घुस सके। सो दैट मीन्स आयरिस में जो डायलेटर प्यूपिल स्मूथ मसल है वो बेसिकली एक्ट करेंगी और प्यूपिल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ताकि आपकी आंख में ज़्यादा लाइट एंटर कर सके। तो ये बन गया रोडोप्सिन। तो जब आप डार्क में जाते हैं तो रेटिनॉल से क्या बना, रोडोप्सिन। साथ में क्या हुआ, प्यूपिल डायलेशन। जब आप लाइट में वापस आएंगे तो ये बहुत सेंसिटिव है, तो जैसे ही आप लाइट में आएंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा, और इसमें कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे ए बी सी डी। तो आप ए बी सी डी ही याद रखिए। ये बाथ रोडोप्सिन है, ल्यूमी रोडोप्सिन है, मेटा रोडोप्सिन 1 है, मेटा रोडोप्सिन 2 है। लेकिन आप मत याद रखिएगा इसको कि ये कौन सी चीज़ क्या है, ये इंटरमीडिएट आपको जानने की जरूरत नहीं है। और अल्टीमेटली ये डी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्सिन में, और किस में आ जाएगा, रेटिनॉल में, और प्यूपिल का साइज नॉर्मल हो जाएगा। तो ये काम लाइट में हो रहा है, ये काम किस में हो रहा है, डार्क में हो रहा है। और इसको आप रेटिनॉल रोडोप्सिन साइकिल कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल है तो आंख को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही बढ़िया बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, मैकेनिज्म ऑफ आई साइट कैसे होता है। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, रॉड्स एंड कोन्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन से होते हैं। दिस इज वेरी यूनिक। ज़्यादातर रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं डीपोलराइजेशन की वजह से, ये हाइपर पोलराइजेशन की वजह से स्टिमुलेट होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए, ये मैकेनिज्म ऑफ विजन है। ऑब्वियसली यहाँ से ऑप्टिक नर्व फिर विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगी जो कि ऑक्सीपिटल लोब में है, और वहाँ पर फिर आपकी इमेज परसीव की जाएगी। फिर आया ईयर। तो ईयर में जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं वो ये कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए दिस इज ऑल एनाटमी, दिस इज ऑल एनाटमी। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इट। तो बड़े ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक केवल एनाटमी दी हुई है। मेन कंसेप्ट ये है कि आप हियरिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो अगर हम एनाटमी की बात करें तो ये पिन्ना है, आपसे ये पूछेंगे कार्टिलेज कौन सा है। एक्सटर्नल ईयर में देखिए यहाँ पर एक ओपनिंग है, इसे हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस कहते हैं। इससे एक कैनाल शुरू होती है, इसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। सो मैं इसको रब करता हूं बहुत तेजी से। मैं आपके सामने एक बार एनाटमी की बात आपको बता रहा हूं और फिर डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ये कैनाल हो गई। कैनाल में सेरुमीनियस ग्लैंड पूछेंगे आपसे। दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे ये मिडिल ईयर है, यहाँ मेलियस, इंकस। देखिए तीनों ईयर ऑसिकल्स और स्टिरअप, स्टेपीज, इनकी सीक्वेंस पूछेंगे आपसे, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। और ये एयर फील्ड है, और यहां पर एयर प्रेशर को इक्विलिब्रेट करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब जो कि इसको कनेक्ट कर रही है फेरिंक्स से। ये किससे कनेक्ट कर रही है, फेरिंक्स से। एयर प्रेशर इसके और इसके आगे और पीछे इक्विलिब्रेट करने का काम यूस्टेशियन ट्यूब करती है। और इसके बियॉन्ड फिर आपका इंटरनल ईयर है। इसके बियॉन्ड क्या है, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में जब हम बात करते हैं तो इधर देखिए, इंटरनल ईयर में आप ये कहते हैं दो फंक्शन है, एक काम है इक्विलिब्रियम, दूसरा काम है हियरिंग। और ये जो इक्विलिब्रियम है ये काम करता है वेस्टिबुलर एपरेटस। सो लेट मी राइट इट प्रॉपरली। तो एक और चीज समझिए कि कितनी आसान चीजें यहां पर आ रही हैं, बड़े ध्यान से देखिए। हमने ये कहा कि आपका जो इंटरनल ईयर है इसमें दो चीजें हो गई। एक को मैंने कहा वेस्टिबुलर एपरेटस,
इसका काम है मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरे को मैंने कहा कॉक्लिया, इस कॉक्लिया का काम है हियरिंग। यहां पर दो चीजें हो गई। देखिए एक पार्ट में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो जब आप रोटेशन मूवमेंट की बात करते हैं उस टाइम पर देखिए, मैं अगर इस तरह से हिला रहा हूं, इस तरह से सिर हिला रहा हूं यस और नो में, और इस तरह से लेटरली मूव कर रहा हूं, ये काम कौन करती हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और एक पार्ट है, इसे कहते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पत्थर हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, लिथ का मतलब लिथोस्फीयर से याद रखिए स्टोन, और इसमें दो पार्ट हैं, एक को कहते हैं यूट्रिकुलस, एक को कहते हैं सेक्यूल। तो एक्स एक्सिस में अगर आप मूव कर रहे हैं यूट्रिकुलस, और अगर आप ऐसे स्टेयर जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो सेक्यूल में आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में मदद करेगा। ये पार्ट है कॉक्लिया। कॉक्लिया में एक ट्यूब है, 2 3/4 एंटी स्पाइरल टर्न है, 2 3/4 एंटी स्पाइरल टर्न। तो 3/4 विल बी समवॉट हियर। तो ये 2 3/4 एंटी स्पाइरल टर्न ऑफ कॉक्लिया। सो ये आपको बात समझ में आ गई। इसीलिए 8th क्रेनियल नर्व जिसे ऑडिटरी कहते हैं, ऑडिटरी नर्व को आप वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। वेस्टिबुलो कॉक्लियर से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच वेस्टिबुलर और एक कॉक्लियर। सेंसरी नर्व है, यहाँ से सेंसेशन लेकर के जाएगी अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में। देखिए फिर आपसे इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बाद में थोड़ा सा आपको इसकी एनाटमी पता होनी चाहिए। तो एनाटमी में आप ये देखेंगे, ध्यान दीजिए, केवल टर्म का खेल है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल का डायलेटेड एंड है, इसे एम्पुला कहते हैं। इसमें एक रेज्ड एरिया जिसे क्रिस्टा कहते हैं। इस क्रिस्टा का ऊपर का पार्ट क्यूपुला, इसके ऊपर हेयर सेल्स होते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। तो क्या कहा मैंने? एम्पुला, फिर मैंने इसको क्या कहा? क्रिस्टा एम्पुलरिस, और इस पार्ट को क्या कहा? क्यूपुला, और क्यूपुला के ऊपर मैंने क्या कहा? हेयर सेल। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? एम्पुला क्या चीज है, फिर क्रिस्टा क्या चीज है, क्यूपुला क्या चीज है, और हेयर सेल्स क्या चीज है। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा, यूट्रिकल और सेक्यूल में जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है उसमें ऊपर मैक्यूला, ये क्या है? मैकुला सेंसरी ऑर्गन है दोनों में, और उसके ऊपर क्या है? हेयर सेल्स। जब आप कॉक्लिया की बात करेंगे तो कॉक्लिया का कट सेक्शन देखिए ऐसा दिखाई देगा। इसमें बीच में ये कॉक्लियर डक्ट है, इसे आप स्केला मीडिया कहते हैं। इसे आपने क्या कहा? स्केला मीडिया। इस मेम्ब्रेन को आप कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को आप कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिए, यहां पर आप कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, दिस इज स्केला वेस्टिबुलाई, दिस इज कॉल्ड एज स्केला टिम्पेनाई। और क्योंकि स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में ये बाहर है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के, और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ और बोनी लेबारिंथ के बीच में पेरिलिम्फ होता है, तो यहाँ भी पेरिलिम्फ है, यहाँ भी पेरिलिम्फ है। तो एक कम्युनिकेटिंग चैनल है जिसे आप कहते हैं हेलिकोट्रेमा, जिसको आपने क्या कहा? हेलिकोट्रेमा। अब ध्यान दीजिए, ये बेसिलर मेम्ब्रेन पर ये रहा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और इसके ऊपर क्या है? हेयर सेल, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस कंपार्टमेंट में एंडोलिम्फ भरा हुआ है, इस कंपार्टमेंट में एंडोलिम्फ भरा हुआ है। ये आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। ये वो डायग्राम है, इधर देखिए बड़े ध्यान से। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें करा दी हैं। तो देखिए यूस्टेशियन ट्यूब, लेबारिंथ, कॉक्लिया, मेलियस, इंकस स्टेप्स, ये सारी चीज़ें देखिए। और उसके बाद में ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, हेयर सेल, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, वेस्टिबुलर एपरेटस, सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑटोलिथ ऑर्गन, क्रिस्टा एम्पुलरिस, मैकुला, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। लास्ट में ये है कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कैसे है। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग मैं आपको समझा देता हूँ, एक ही मिनट में आपको समझ में आएगा, फिर आप अपनी NCERT पढ़िएगा। ध्यान दीजिए इसको। तो ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना, यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। हमने ये कहा कि यहाँ से ये कैनाल और ये आकर के ख़त्म हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। इसके बियॉन्ड हमने कहा बेसिकली क्या है? मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर में ये मेलियस है, ये हमने कहा इंकस है, और ये स्टेप्स है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कॉक्लिया को खोल दिया है। सो कॉक्लिया को मैंने 2 3/4 एंटी स्पाइरल टर्न है समझाने के लिए खोल दिया है। ये बीच में कॉक्लियर डक्ट या स्केला मीडिया है,
इसके ऊपर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर हेयर सेल्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। और इसके ऊपर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और ये हेलिकोट्रेमा है। ये क्या है? हेलिकोट्रेमा। तो ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला टिम्पेनाई, ये मैंने क्या कहा? स्केला मीडिया। इसको मैंने क्या कहा? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इस चीज को मैंने क्या कहा? हेयर सेल। और ये मैंने क्या कहा? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और यहां पर मैंने एक विंडो खोल दी। इस विंडो को हम कहते हैं ओवल विंडो। सो ओवल विंडो खोल करके ये जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है, थोड़ा आगे ले लेते हैं, इसको इसके अंदर फंसा दीजिए ऐसे, और एक विंडो यहां पर खोल दीजिए। इसका नाम होगा राउंड विंडो। ये क्यों खोला है अभी मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कितना आसान है। यहां से साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स कलेक्ट किया एक्सटर्नल ईयर ने, किसके ऊपर गिरी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, मेलियस वाइब्रेट हुई, इंकस, स्टेपीज ने पिस्टन की तरह पुश किया इस पेरिलिम्फ को। पेरिलिम्फ में वेव्स जनरेट हुई। यही वेव्स जनरेट हुई एंडोलिम्फ में, क्योंकि ये बहुत थिन मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल आया। रिपल आने की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन हिली, और हिलने की वजह से ये जो हेयर सेल है ये प्रेस किए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। दोबारा समझिए, तो मैंने कहा साउंड वेव्स आया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे गिरा, इसकी वजह से मेलियस हिली, इंकस, स्टेपीज ने पुश किया पेरिलिम्फ में, प्रेशर जनरेट हुआ, वो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, एंडोलिम्फ जनरेट हुआ, बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल्स क्रिएट हुए, और ये जो हेयर सेल्स हैं ये प्रेस किए अगेंस्ट दी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल। और आफ्रेंट जो नर्व्स है, कॉक्लियर डिवीजन ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, इसको टेम्पोरल कॉर्टेक्स में ले गई, जहां पर इट इज एनालाइज्ड एज साउंड्स। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पूरा ही स्टिमुलेट हो शुरू से लेके आखिर तक, तो आपको इसीलिए यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बनाना पड़ा, राउंड विंडो। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो ये प्रेशर वेव शुरू से लेकर के आखिर तक ट्रांसमिट होगी, नहीं तो बीच में ही इट विल डाई। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दिस इज हाउ यू एक्चुअली हियर, दिस इज व्हाट योर एनसीईआरटी इज सेइंग। अब आप देखिए जो मैंने बोला है वो एक एक लाइन इस एनसीईआरटी की मैंने आपको समझा दी है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में अब आपको समझ में आ गया कि ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये सेंस ऑर्गन से आएगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं। इमीडिएटली इस वीडियो के बाद में फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी मास्टर क्लास से, उसे देखिए। अब आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया है। नाउ यू must go through the entire section of understanding NCERT of master class in biology. You should actually go through all the questions that have come in the previous year entrance exam, और अपनी नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको जरा सा भी कोई कंफ्यूजन है तो रेलेवेंट पार्ट अपनी NCERT टेक्स्ट बुक से पढ़िए एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।